नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता या नरेंद्र मोदी कितना भी खुशी का दिखावा करें, लेकिन हकीकत यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी है। एनडीए को बहुमत तो मिला, लेकिन बीजेपी बहुमत से काफी पीछे रह गई। हालांकि इस बीच यह साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। टीडीपी और जेडीयू के भरोसे सरकार चलेगी तो, लेकिन इस बार सहयोगियों की डिमांड की लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी होने वाली है, जिन्हें पूरा करना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें सरकार चलाने के लिए सबको साथ लेकर चलने की एक मजबूरी होगी, और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर चलने की है। दोस्तों, ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने एनडीए में रहते हुए साल 2002 के दंगों के बाद, गुजरात दंगों के बाद, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी की थी। इतना ही नहीं, 2018 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इतना ही नहीं, नायडू तो उस समय मोदी सरकार के खिलाफ सदन में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए थे। ऐसे में इस बार भी यह माना जा रहा है कि एनडीए सरकार को समर्थन देने के बदले चंद्रबाबू नायडू अपनी मांगों की लिस्ट में आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पिछले कई सालों से बिहार के लिए विशेष स्टेटस की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे नीतीश भी इस मुद्दे को भुनाने से चूकने वाले नहीं हैं। अगर नीतीश कुमार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इससे जहां एक और बिहार की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार का जनाधार भी बढ़ जाएगा। ऐसे में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही इस मुद्दे पर डटे रहने वाले हैं, जो ये बता रहा है कि एनडीए की राहें इस बार आसान नहीं होने जा रही। वहीं नरेंद्र मोदी को इस बार गठबंधन धर्म भी निभाना होगा। हालांकि उनके पास गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, और नरेंद्र मोदी, क्योंकि सभी जानते हैं, वन मैन आर्मी की तरह हैं और वो खुद को पार्टी से ऊपर मानते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी की कमान नरेंद्र मोदी के पास आने के बाद से ही एनडीए का कुनबा भी छोटा होता चला गया। अकाली दल अलग हो गया, शिवसेना अलग हो गई, शिवसेना के दो फाड़ हो गए। तो बीजेपी के दशकों पुराने सहयोगी जो रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी से दामन छुड़ा लिया। नीतीश और नायडू भी रिश्ते जोड़ते तोड़ते रहे हैं। ऐसे में कई मुद्दे हैं जो इस बार नरेंद्र मोदी की और इस सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मसलन सीए एनआरसी का मुद्दा, मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि टीडीपी ने साफ कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में जो मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलता है वो मिलता रहेगा। अब नरेंद्र मोदी अपने सपोर्टर्स से क्या कहेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उनके पूरे चुनावी भाषणों में नजर आ रहा था। जातिगत जनगणना का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा स्पेशल स्टेटस का मुद्दा। दोस्तों, ये वो मुद्दे हैं जो इस बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इन मुद्दों पर एनडीए में इस बार बवाल जरूर होगा। एनडीए के दलों की इन मुद्दों पर एक राय नहीं होने वाली है। एक तरफ नीतीश कुमार और नायडू, जिनके पास अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक भी है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी, जिनके ऊपर इस चुनाव में इस्लामोफोबिक होने के आरोप लगे, और अपने हर भाषण में वो ये साबित भी कर रहे थे कि वो पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जाकर ये भाषण दे रहे हैं। मुसलमानों के विरोधी होने के आरोप उन पर पूरे चुनाव में लगते रहे। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में एनडीए के समीकरण भी गड़बड़ा सकते हैं, और यह भी देखा जा सकता है कि नीतीश और नायडू कहीं विपक्ष के पाले में ना खिसक जाएं। इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें वैसे भी खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया गया है। इसके साथ ही विपक्ष के पास यह भी एक बड़ी उम्मीद है कि नीतीश और नायडू पाला बदल सकते हैं, और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। खैर, बीजेपी के सामने इस बार सबसे बड़ा मुद्दा राज्यों का स्पेशल स्टेटस है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस का मुद्दा नीतीश और नायडू की सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक है। तो चलिए एक नजर डालते हैं
कि आखिर स्पेशल स्टेटस क्या होता है, किन राज्यों को दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, संविधान में इसे लेकर क्या प्रावधान है, किन परिस्थितियों में किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है और इससे उस राज्य को आखिर क्या फायदे मिलते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब चलिए आपको विस्तार से मैं बताता हूं। स्पेशल स्टेटस का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो दूर दराज या रिमोट एरिया में हैं, पहाड़ी इलाकों में बसे हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करते हैं या फिर बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को साल 1969 में गॉडगिल फार्मूले के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। दरअसल साल 1969 तक केंद्र सरकार राज्यों को जो भी रिसोर्सेज मुहैया कराती थी उसमें कोई भी नियम नहीं थे, मतलब कोई विशेष नियम नहीं थे। इसका असर उस राज्य के विकास पर भी देखा जाता था। ऐसे में विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे का मुद्दा साल 1969 में सबसे पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक मीटिंग में डॉक्टर गॉडगिल फार्मूले के तहत प्रस्तावित किया गया, सिफारिश उसकी की गई। इस फॉर्मूले में कहा गया कि एनडीपी की ओर से कुछ राज्यों को विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले तक सेंटर के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं था। उस समय तक सिर्फ प्लानिंग बेस्ड सब्सिडी ही दी जाती थी, यानी जो तय हो जाती थी वही सब्सिडी आगे बढ़ा दी जाती थी उस राज्य में। ऐसे में डॉक्टर गॉडगिल कमेटी की रिपोर्ट के बाद शुरुआत में असम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर, इन 3 राज्यों को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद 1979 के बाद 5 और राज्यों हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को इस लिस्ट में जोड़ा गया। वहीं साल 1990 में अरुणाचल और मिजोरम को भी इसमें जोड़ दिया गया और साल 2001 में उत्तराखंड को इसमें जोड़ा गया। यानी कुल 11 राज्य हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। यानी आखिरी बार उत्तराखंड को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया। तो ये तो था इसका इतिहास। अब एक नजर स्पेशल स्टेटस से मिलने वाले फायदों पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, असल में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर उसे कई फायदे मिलने लग जाते हैं। मसलन राज्य में चलने वाली जो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र की हिस्सेदारी उसमें अधिक हो जाती है। उन्हें सेंटर से अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा स्पेशल स्टेटस का दर्जा जिन राज्यों को प्राप्त है उन्हें टैक्स में छूट दे दी जाती है। स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों में एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में भी भारी छूट दी जाती है। ऐसे में टैक्स में मिलने वाली ये राहत इन्वेस्टर्स को भी अपनी ओर खींचती है और फिलहाल क्योंकि बिहार में इन्वेस्टर्स की काफी कमी है, ऐसे में अगर वहां इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो बिहार में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। टैक्स में छूट के अलावा भी स्पेशल स्टेटस में राज्यों को और भी कई फायदे मिलते हैं। मसलन सेंट्रल बजट के टोटल एक्सपेंडिचर का 30% अमाउंट स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है। वहीं राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से जो फंड दिए जाते हैं उसमें 90% तक रकम सब्सिडी के तौर पर दे दी जाती है। बाकी जो 10% कर्ज होता है और इस कर्ज पर राज्यों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता, जबकि बाकी के जो राज्य हैं महज 25 से लेकर 40% तक की रकम ही उन्हें सब्सिडी के तौर पर दी जाती है और जो रकम बच जाती है उस पर भी केंद्र इंटरेस्ट लेता है। तो ये तो था स्पेशल स्टेटस के बारे में। अब वापस से अपने मुद्दे पर मैं आता हूं। दोस्तों, इस बार समय का पहिया घूम चुका है और ऐसी स्थिति बन गई है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश अपनी हर मांग पूरी करवा सकते हैं। तो क्या अब वो अपनी मांग मनवा लेंगे, जबकि केंद्र सरकार किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान ही खत्म कर चुकी है। ऐसे में इस बार स्थिति काफी रोचक रहने वाली है, काफी जटिल रहने वाली है। यदि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो उसे अपने ही प्रावधानों को पलटना होगा। इतना ही नहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा, राजस्थान और गोवा की सरकारें भी केंद्र से अपने लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करती रही हैं। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी इन दोनों सरकारों को, दोनों राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे भी देते हैं तो बाकी राज्यों में भी इसकी मांग और तेज हो जाएगी।
दोस्तों, इस बार राजनीतिक समीकरण यह बता रहा है कि नरेंद्र मोदी के तीसरे टेन्योर की राहें बिल्कुल आसान नहीं होने वाली हैं। ऐसे में इतनी मुश्किल के बीच क्या नरेंद्र मोदी गठबंधन धर्म निभा पाएंगे? क्या एनडीए की सरकार अपने 5 साल पूरे कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।